नमस्कार। इतिहास एमए प्रथम सेमेस्टर इतिहास लेखन एवं उसकी अवधारणा। अध्याय 11 इतिहास और दर्शन शास्त्र में आपसी संबंध। इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले आपको जानना चाहिए कि इतिहास और दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या है, इनका मतलब और इनकी बारे में सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों, इतिहास इतिहास का जो सामान्य अर्थ होता है, हम सामान्य तौर पर कहते हैं कि अतीत का अध्ययन इतिहास है, या फिर मानव जाति का जो अतीत है वही इतिहास है, या फिर अलग भाषा में कहें तो अतीत का लिखित लेखा जोखा इतिहास कहलाता है। इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो यह होता है कि अतीत में क्या हुआ होगा, क्या अतीत में ऐसा हुआ होगा, इस तरह इतिहास का अर्थ हमें देखने को मिलता है। वही दर्शन शास्त्र की बात करें तो दर्शन शास्त्र के शाब्दिक अर्थ से ही निकल जाता है कि यह दर्शन का शास्त्र है, यानी कि भविष्य को लेकर दर्शन कराना या फिर भविष्य को लेकर अनुमान लगाना दर्शन शास्त्र का कार्य है। किसी भी विषय पर वाद विवाद करके पक्ष विपक्ष रख के अपने विचार प्रस्तुत करना ही दर्शन शास्त्र है। दोस्तों, दर्शन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट भी हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, वह है मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। दोस्तों, यह जानने का प्रयास करेंगे कि एक युद्ध के समय राजा की मनोदशा कैसी रही होगी, अशोक की मनोदशा कैसी रही होगी, समुद्रगुप्त जिसने पूरे भारत पर विजय पाई उसकी मनोदशा कैसी रही होगी, जब एक व्यक्ति किसी के साथ बलात्कार या रेप करता है, जब एक व्यक्ति मर्डर या हत्या करता है, जब एक व्यक्ति किसी वारदात को अंजाम देता है, उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। अगर आप इस तरह जान लेते हैं तो आप दर्शन शास्त्र की एक विधा साइकोलॉजी को अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों, साइकोलॉजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दर्शन शास्त्र में, और दर्शन शास्त्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इतिहास में या फिर निभाता है, यह जानने का प्रयास करेंगे हम इस वीडियो में। आपके अंत तक बने रहने की कामना करता हूँ। मैं विकास टेकरे, और आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रमुख विद्वान वॉल्टेयर कहते हैं, इतिहास अतीत का अध्ययन है तो दर्शन भविष्य का अध्ययन करता है। सामान्य बात है, इतिहास अतीत की बात करता है, वहीं दर्शन भविष्य को लेकर अपनी संभावनाएं व्यक्त करता है। अब ये जानते हैं कि क्या दर्शन शास्त्र की दी हुई भविष्य की संभावनाएं जब वर्तमान से होकर अतीत में पहुंचती है तो क्या वे एक इतिहास का रूप लेती हैं या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर कालिंगवुड ने वॉल्टेयर को इतिहास दर्शन का जनक कहा है। उन्होंने कहा है कि इतिहास में दर्शन शास्त्र का प्रारंभ करने वाले, इतिहास में दर्शनवाद को लाने वाले हैं तो वो हैं वॉल्टेयर। इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखें। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, या फिर यह प्रश्न बनता है कि इतिहास और दर्शन शास्त्र में क्या संबंध है, इतिहास में दर्शन शास्त्र का महत्व, इतिहास और दर्शन शास्त्र में अंतर। तो आपको यह जानकारी लिखने में बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेंगी। ऐसी जानकारियों को सीधे तौर पर ब्लैक पेन से लिखें तो आपकी जो मेहनत भी साकार होगी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जांच करने वाले व्यक्ति के सीधे सामने आएंगी। दोस्तों, यहाँ पढ़ते हैं, इतिहास का अर्थ अतीत का ज्ञान माना जाता है और दर्शन का एक महत्वपूर्ण लक्षण ज्ञान का आत्मनिरीक्षण है। इतिहास और दर्शन जब आपस में मिल जाते हैं तो एक दार्शनिक इतिहासकार ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अतीत की घटनाओं का अन्वेषण करता है और फिर दार्शनिक दृष्टिकोण से बुद्धि एवं विवेक द्वारा इन घटनाओं का आत्मनिरीक्षण करता है। यानी कि जब व्यक्ति किसी घटना को अंजाम देता है, उसके बाद एक इतिहासकार दर्शन शास्त्र की मदद से या फिर इतिहासकार किसी घटना का अध्ययन करता है और फिर उसके पक्ष और विपक्ष दोनों को तय करके उसका आत्मनिरीक्षण करता है और एक दर्शनवादी की तरह क्या करता है, उसका परिणाम निकालता है। इस तरह वह दर्शन इतिहासकार कहलाया जाएगा, या फिर इतिहासकार दर्शन शास्त्र, इस तरह हम उन्हें कह सकते हैं। जब दर्शन एवं इतिहास का परस्पर संबंध स्थापित नहीं हुआ था तब मात्र अतीत की घटनाओं को ही इतिहास मान लिया जाता था, परंतु दर्शन के संयोग में इतिहास आया तो इतिहासकार इसके प्रभाव में यह सोचने को बाध्य हो गए कि इन अतीत की घटनाओं में तथ्ययुगीन मतलब तात्कालीन, उस समय का
मानवीय मस्तिष्क भी इन अतीत की घटनाओं में तत्वहीन मानवीय मस्तिष्क की भी कुछ न कुछ भूमिका अवश्य ही रही होगी और वह दार्शनिक दृष्टिकोण से इस भूमिका की खोज में जुट गया। यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो राइटर होता है घटना के साथ साथ उस लेखक की विचारधारा, उस लेखक की मनोदशा या फिर घटना जिस व्यक्ति से संबंध में घटी है उसकी मनोदशा भी उस लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वस्तुतः अतीत की घटनाओं के अंतरस्थल यानी कि आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश कर जब एक इतिहासकार अपनी पारदर्शी दृष्टि से क्रियाकलापों के परिवेश में मानवीय मस्तिष्क की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करता है तो इतिहास दर्शन का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। यानी कि जब आप इतिहास में किसी घटना में मानसिक क्रियाओं को या फिर किसी व्यक्ति के साइकोलॉजिकल फैक्ट को जानने का प्रयास करते हैं तो आप इतिहासकार ना रहकर दर्शन इतिहासकार बन जाते हैं, एक इतिहास के दर्शन शास्त्री बन जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ये बताऊंगा कि जब अगर आपको किसी भी प्रश्न के आंसर में लगे, अगर आपके पास बुक हो, अगर आपको किसी भी प्रश्न के आंसर में लगे कि ये बहुत ज़्यादा टफ है तो उसके शब्दों को आप अपने हिसाब से लिखना प्रारंभ कर दें। जैसे कि पारदर्शी को आप निष्पक्ष लिख सकते हैं, पारदर्शी को आप साफ सुथरा लिख सकते हैं। इस तरह शब्दों को तोड़ दें, उनके अर्थों को या फिर उनको और सरल रूप में लिख लें तो शायद आप समझ जाएंगे। और किसी भी चीज़ को, किसी भी आंसर को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को ज़रूरी है कि आप उन्हें समझें। अगर आप समझ जाते हैं तो आप एक नहीं 10 तरह से उसके आंसर को लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला बिंदु आता है तर्क संगत दृष्टिकोण का अनुसरण। यहाँ पर पहला बिंदु क्या आता है? तर्क संगत दृष्टिकोण का अनुसरण। यानी कि तर्क किस विषय में होता है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इतिहास में तर्क होता है या फिर दर्शन शास्त्र में तर्क होता है। सामान्य बात है कि इतिहास जो विषय है वह तर्कों पर आधारित विषय है और यह तर्कपूर्ण विषय है, जबकि दर्शन शास्त्र में न केवल तर्क बल्कि मस्तिष्क की क्रियाओं को भी देखा जाता है। दूसरा बिंदु यहाँ पर आता है घटना एवं विचारों का अध्ययन। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि घटना को विचारों से जोड़ना किस तरह घातक हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक इतिहासकार गोविंद चंद्र पांडे हैं, इनकी बात बताना चाहूँगा। विवेक मनुष्य का विशिष्ट स्वभाव है, उसके संवेदन और भाव, ज्ञान और संकल्प सभी अपनी विशिष्ट मानवीयता में विवेक युक्त होते हैं। तथापि इतिहास को विवेक से जोड़ना आपस में असंतोषजनक प्रतीत होता है, क्योंकि इतिहास में तथ्यों की प्रधानता होती है और विचार उसके अधीन होते हैं। दर्शन में इसका उल्टा होता है, क्योंकि वह विचार अपने अस्तित्व निरपेक्ष स्वराज्य में विचरण करते हैं। यानी कि दर्शन शास्त्र में विचारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि इतिहास में विचारों को न महत्व देकर तथ्यों को महत्व दिया जाता है। दोस्तों तीसरा बिंदु देखते हैं हम यहाँ पर बुद्धि विवेक की कल्पना करना। किसकी? बुद्धि विवेक की कल्पना करना। यहाँ पर इतिहासकार जो होता है कि वह अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल तथ्यों के आधार पर करता है, जबकि दर्शन शास्त्री यहाँ पर अपनी बुद्धि का प्रयोग कई बार अनुमान लगाकर भी कर सकता है। यहाँ पर इतिहासकार किसी भी घटना का तथ्यात्मक अध्ययन करेगा, तथ्यात्मक रचना करेगा, जबकि दर्शन शास्त्री यहाँ पर थोड़ा फेंका फाकी भी कर सकता है। चौथा बिंदु हम यहाँ पर देखते हैं बुद्धि विकल्पों का सहारा। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे कोई घटना घटित होती है और उस घटना के घटित होने के पीछे 10 कारण जिम्मेदार हैं, तो वहाँ पर इतिहासकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उन 10 कारणों को क्रम से जमाता है कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह से वो क्रम से जमाता है। अलग अलग इतिहासकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अलग अलग घटनाओं को क्रम से जमाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दार्शनिक घटनाओं का ऐतिहासिक क्रम। दार्शनिक घटनाओं का ऐतिहासिक क्रम। यहाँ पर कहा गया है कि दार्शनिक घटनाओं पर अगर
ऐतिहासिक घटनाओं पर अगर दार्शनिक विचार रखे जाएं तो वहाँ पर इतिहास का महत्व बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इस तरह से इतिहास में दार्शनिक विचारों का समावेश करने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। छठवां बिंदु आता है सम्राटों की मनोस्थिति का पता। यहाँ पर मैं आपको शुरुआत में भी बता चुका हूँ कि जो दर्शन शास्त्र का एक विषय है साइकोलॉजी या मनोविज्ञान, इसके जरिए हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि किसी घटना के वक्त व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, उसकी मनोस्थिति क्या रही होगी। इसके जरिए यह जानने का प्रयास हो जाता है कि उस समय की विचारधारा क्या थी, उस समय शासक किस तरह सोचता था और वह शासक ऐसा क्यों सोचता था। इस तरह इतिहास का एक महत्वपूर्ण फैक्ट हमें यहाँ जानने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वो ये है कि जो वर्साई की संधि हुई प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जिसमें मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर कई सारी शर्तें थोप दी और इतना अपमान हुआ विश्व स्तर पर जर्मनी का कि वह फिर से उठ खड़ा हुआ और फिर हुआ दूसरा विश्व युद्ध। तो क्यों वर्साई की संधि इतनी ज़्यादा बेकार तरीके से इन देशों ने थोपी, जबकि ये खुद जानते थे कि हमें इसकी शर्तों को इतना कठोर नहीं बनाना चाहिए। तो वर्साई की संधि को थोपने का कार्य किया दो लोगों ने प्रमुख रूप से। इनमें थे पहले फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसु और दूसरे थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज। अब यहाँ पर दर्शन शास्त्र दो तरीकों से अध्ययन करता है। पहला, वह वाद विवाद करेगा। बाद में वह कहेगा कि संभव हो सकता है कि क्लीमेंसु या लॉयड आदि ने संधि की शर्तों को अधिक कठोर रखने की नहीं सोचा होगा। ये स्वाभाविक रूप से हो गया, वो ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन स्थिति के अनुसार वो हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर जर्मनी जीत जाता और हम हार जाते तो क्या जर्मनी हम पर रहम करता। साथ ही ये भी सोच सकते हैं कि जर्मनी को सबक सिखाना जरूरी है ताकि वह विश्व की शांति भंग ना करे। साथ ही यह भी हो सकता है कि जर्मनी की तरह विश्व का कोई राष्ट्र इस तरह की हिंसा करने पर उतारू ना हो, इसलिए इतनी कठोर शर्तों को थोपा गया। जबकि यहाँ पर एक अलग पक्ष आता है दोनों पक्षों को पढ़ने के बाद कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो फ्रांस के मित्र थे। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों एक दूसरे के मित्र थे और इससे पहले 1871 में जर्मनी ने फ्रांस को बहुत बुरी तरह पराजित किया था और फ्रैंकफर्ट की संधि करने पर फ्रांस को जर्मनी ने बाध्य कर दिया था। और साथ ही जर्मनी ने फ्रांस के अल्सास और लॉरेंस दो प्रदेशों को छीन लिया था और साथ ही इतनी ज़्यादा शर्मसार करने वाली संधि थी कि फ्रांस इसके बदले लेने को आतुर था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्रांस ने एक प्रकार से इस संधि के जरिए जर्मनी से बदला लिया। साथ ही ब्रिटेन ने भी इस तरह बदला लिया कि वह विश्व महाशक्ति बनने से जर्मनी को रोक सके, क्योंकि जर्मनी में औद्योगिकीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा था। इस तरह कह सकते हैं कि कई सारे कारण एक घटना के निकल कर आते हैं। अतः इतिहास एवं दर्शन शास्त्र से अलग नहीं हो सकता। इतिहास और दर्शन शास्त्र दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं और ना ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। वे दो रूप नहीं हैं बल्कि एक ही रूप है। परस्पर आश्रित नहीं है बल्कि परस्पर अभिन्न है। जो पूर्व सिद्ध समन्वय विशेष निर्णय और लक्षण यथार्थ है, वही दर्शन और इतिहास में यथार्थ है। इस प्रकार इतिहास एवं दर्शन शास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में संबंधित हैं। दर्शन का इतिहास से सुयोग ही इतिहास को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। यानी कि जो दर्शन शास्त्र है वह इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ना कि इतिहास दर्शन शास्त्र के लिए। दोस्तों, इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है एक महत्वपूर्ण अध्याय और एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि इतिहास और दर्शन शास्त्र में क्या संबंध है। अगर दोनों में अंतर पूछा जाए या फिर किसी में भी महत्व पूछा जाए तब भी आप इसी प्रश्न को लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए लागू होगा और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, पूरा जीवन एक अनुभव है। जितना अधिक प्रयोग करते हैं उतना ही अधिक आप इसे बेहतर बना सकते हैं। तो अपने जीवन में प्रयोग करते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए, हमेशा मुस्कुराइए और फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।